Hello students, today we will study about your chapter 10 and this is the rise of small kingdoms in North India. Harshvardhan was the last great ruler of ancient India and after his death the whole empire was disintegrated into many parts due to his weak successor. हर्षवर्धन एंशियंट पीरियड का लास्ट रूलर कंसीडर किया गया है और उसके बाद उसका जो बहुत बड़ा एम्पायर था, एक पावरफुल एम्पायर जो था, वो बहुत सारे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि उसके जो सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक साबित हुए और वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए। और उसके बाद हर्षवर्धन पूरे नॉर्थ इंडिया में राज कर रहा था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जब कमज़ोर पड़े तो पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं वो बनी, बहुत सारे राजाओं का राज शुरू हुआ और मेनली उस समय 3 बड़े एम्पायर इमर्ज हुए और वो थे राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज एंड पालाज। और इसीलिए इस समय को एज ऑफ 3 एम्पायर्स कहा जाता है, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज रूल्ड ओवर प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो राष्ट्रकूटा थे उन्होंने आज का हमारा जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये राज करते थे। और दांती दुर्ग को फाउंडर माना गया है राष्ट्रकूटा एम्पायर का। मेनली जो इनका रिलीजन था वो था जैनिज्म, लेकिन इन्होंने और भी सभी धर्मों को पैट्रोनाइज किया है, लाइक बुद्धिस्ट, हिंदूज, मुस्लिम्स, सभी को पैट्रोनाइज किया है। राष्ट्रकूटा जो रूलर थे वो बहुत ही ग्रेट वॉरियर माने गए हैं, बहुत बड़े योद्धा माने गए हैं, बहुत बड़े इनको स्कॉलर्स माना गया है, विद्वान माना गया है और इसी वजह से बहुत सारी बुक्स भी इस समय में लिखी गई हैं। इनके जो ग्रेट जो रूलर थे उसमें नाम आता है गोविंदा III और अमोघवर्ष का। और अमोघवर्ष ने खुद एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कविराज मार्ग, जिससे पता चलता है कि ये राजा खुद कितने बड़े स्कॉलर थे। नेक्स्ट आता है आपका प्रतिहाराज। प्रतिहाराज रूल्ड ओवर प्रेजेंट गुजरात एंड राजस्थान। आज का जो गुजरात और राजस्थान है यहाँ पर प्रतिहाराज राज करते थे और इसका जो फाउंडर है वो नागभट्ट फर्स्ट को माना गया है। मिहिर भोज भी इसका एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर हुआ है। और प्रतिहाराज वर आल्सो ग्रेट वॉरियर्स, बहुत बड़े योद्धा थे और बहुत सारी बैटल्स इन्होंने लड़ी है, पालाज के साथ भी, राष्ट्रकूटाज के साथ भी। और प्रतिहारा किंग के समय बहुत सारे लिटरेचर भी लिखे गए हैं, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर भी इन राजाओं को माना गया है। और मिहिर भोज एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, वेल नोन स्कॉलर ऑफ दिस टाइम। एंड इनका जो मेन जो रिलीजन था वो हिंदुज़म था, लेकिन इन्होंने भी रिलीजन के प्रति टॉलरेंस की नीति अपनाई और बाकी सभी धर्मों को भी पैट्रोनाइज किया है। नेक्स्ट पालाज। पालाज रूल्ड ओवर प्रेजेंट बंगाल एंड बिहार, यहाँ पर इन्होंने शासन किया। पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो गोपाला को माना गया है और इसमें और भी बहुत सारे ग्रेट रूलर हुए हैं, लाइक धर्मपालाज, हिज सन देवपाला। धर्मपाला के समय विक्रमशील विहार का निर्माण किया गया, ये एक बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट मानी जाती है। पाला रूलर्स ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, लेकिन इन्होंने भी धर्म के प्रति टॉलरेंस की नीति अपनाई, बाकी और धर्मों को भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया है। 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक ये जो तीनों जो एम्पायर थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने गए, लेकिन इन तीनों के बीच हमेशा ही कांस्टेंट जो फाइटिंग है वो चलती रहती थी। और इसी
स्ट्रगल को ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया है इतिहास में, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। इन तीन पक्षों के बीच, तीन पक्ष कौन से? राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज एंड पालाज। इन तीनों के बीच स्ट्रगल होता रहता था, लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती थी और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष मेनली किसके लिए होता था? एक तो सभी अपनी सुपरमेसी बनाए रखना चाहते थे इस वजह से, और सबसे बड़ा जो रीजन था वो था कन्नौज। उस समय कन्नौज जो एक प्रोविंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंसी मानी गई है, और कन्नौज को लेकर तीनों ही आपस में संघर्ष में लगे रहते थे। तीनों कन्नौज को हथियाना चाहते थे, उसको ऑक्युपाई करना चाहते थे, और इस वजह से इन तीनों में संघर्ष होता था, और ये ही ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया। और इसी संघर्ष की जो एक परिणति है, रिजल्ट है, वो ये रहा कि तीनों ही 8वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते काफ़ी कमज़ोर हो गए, और 9वीं शताब्दी तक आते आते इन तीनों के जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, और बहुत सारे और जो छोटे किंगडम्स हैं वो इमर्ज हुए। मेनली पूरे नॉर्थ इंडिया में अब जो राजपूत्स हैं वो इमर्ज हुए। जो गुर्जर प्रतिहाराज थे उनमें से आगे चलकर 5 किंगडम्स इमर्ज हुई, और वो कौन कौन सी थी? एक चौहान ऑफ राजस्थान, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमाराज ऑफ मालवा एंड द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये 5 जो राजपूत क्लान्स हैं उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज किया, क्योंकि ये तीनों जो साम्राज्य थे वो कमज़ोर पड़ चुके थे, और इसका फ़ायदा लिया राजपूतों ने, और पूरे नॉर्थ इंडिया पर राजपूतों का जो शासन है वो शुरू हुआ। वैसे तो राजपूतों का इमर्ज कब से हुआ इस बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये भी माना जाता है कि भाई जो राजपूत है वो राजा शब्द से निकला है, सन ऑफ ए राजा, लेकिन सारे ही राजपूत राजा थे ये संभव ही नहीं है। सारी रॉयल फैमिलीज नहीं थी राजपूतों की। कुछ राजपूतों के इमर्जेंस को इस रूप में भी देखते हैं कि भाई ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, सूर्य और चंद्र से इनका इमर्जेंस हुआ है, लेकिन इसके भी कोई फैक्ट नहीं है। कुछ का मानना है कि अग्निकुल से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि जो कुल है उससे ये 5 जो राजपूत क्लान्स हैं वो निकले हैं। परमार्स, प्रतिहाराज, चौहान, चालुक्य ये निकले हैं। तो कोई ज़्यादा इनके बारे में, इनके इमर्जेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। सबसे ज़्यादा जो राजपूतों में जो क्लान बहुत फेमस हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ, वो था चौहान। चौहान जो डायनेस्टी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनी। चौहान डायनेस्टी में भी पृथ्वीराज चौहान जो रूलर है उसको बहुत ही ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया माना गया है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने पिछले सत्र में भी थोड़ा पढ़ा कि उनका जो दरबारी कवि था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, और उसमें उनकी महानता के बारे में लिखा है। और यहाँ एक छोटी सी घटना भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में है कि जो राजा जयचंद था, कन्नौज का जो राजा था, उसने अपनी बेटी संयुक्ता का एक स्वयंवर किया था। संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जयचंद ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट ही नहीं किया, बल्कि उनकी प्रतिमा बनाकर दरवाजे के पास रखवा दी एक डोर कीपर के तौर पर। और जब स्वयंवर शुरू हुआ तो उनकी बेटी संयुक्ता ने किसी भी राजकुमार को वरमाला न डालते हुए उस प्रतिमा को ही माला डाली, और तभी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और संयुक्ता को ले जाते हैं। तो इनके बहादुरी के बहुत सारे जो किस्से हैं वो इतिहास में देखे जा सकते हैं। जो मोहम्मद गोरी है, जो पहला एक शासक, मुसलमान शासक माना गया है, उसको भी पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था। हालांकि दूसरे में ये हार गए थे, तभी से यहाँ पर मुस्लिम जो शासन है वो स्थापित हो गया था।
नेक्स्ट आता है गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। किंग वॉज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया और ही वॉज असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे अधिकारी उसके काम में मदद करते थे, लेकिन राजा जो है वो मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी सबका हेड होता था। नेक्स्ट है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। उस समय समाज में दो तरह के लोग थे। एक जो नोबल्स का था, ऑफिशियल्स का था, जो कुलीन वर्ग था, रॉयल फैमिलीज थी, वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रही थी, प्रोस्पेरियस लाइफ था उनका। लेकिन जो विलेजर्स थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, वो काफ़ी मिजरेबल लाइफ उस समय जी रहे थे। नेक्स्ट आता है सोसाइटी। समाज उस समय कैसा था। सोसाइटी वाज आल्सो कास्ट रिडन। समाज जातियों में बटा हुआ था। वैदिक समय से ही जिस तरह से समाज जातियों में बटा हुआ था, और ब्राह्मण यहाँ सबसे ऊपर पायदान पर थे, शूद्र सबसे निम्न थे। और शूद्रों का जो जीवन है और जो छोटे किसान थे, एग्रीकल्चरर थे, उन सबका जो जीवन है वो काफ़ी मिजरेबल था। और समाज में ब्राह्मण बहुत ही एक डोमिनियन कास्ट की तरह थी। बहुत सारे सोशल एविल्स भी समाज में फैली हुई थी, जैसे चाइल्ड मैरिज का है, बच्चों की बहुत ही कम उम्र में विवाह हो जाते थे। सती प्रथा थी, पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को भी आग में जला दिया जाता था। पोलीगैमी, मुसलमानों में विशेषकर कई विवाह करने की भी प्रथा थी उस समय। नेक्स्ट आता है रिलीजन। धर्म किस तरह का था। हमने अभी पढ़ा कि भी जो राष्ट्रकूट थे उनमें जैन धर्म प्रसिद्ध था, प्रतिहारों में हिंदू धर्म, पालाज में जो बुद्धिज्म है वो प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे ये कमज़ोर हुई, राजपूत शासन की स्थापना हुई नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय जो हिंदू धर्म है वो ज़्यादा महत्व का हो गया और बाकी जो धर्म है उनका महत्व कम होता चला गया। और नेक्स्ट है एजुकेशन उस समय मठों से, मंदिरों से मेनली दी जाती थी। और नैरो माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा थी उस समय समाज में, सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा थे और यही एक एजुकेशन में हर्डल बने हुए थे। उस समय नालंदा, विक्रमशील जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो काफ़ी फेमस थी, विदेशों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। और यहाँ पर फ़िलोसफी और रिलीजन के बारे में ज़्यादा इनकरेज किया जाता था। मैथमेटिक्स, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट को आमतौर पर उस समय तक इग्नोर ही किया जाता रहा है। भक्ति संतों ने अपने जो विचार हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलाए। संस्कृत भाषा उस समय ज़्यादा महत्व की भाषा बन गई। अन्य जो भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, राष्ट्रकूटा, प्रतिहार, पालाज के समय में काफ़ी उनको प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन अब राजपूतों के समय में आते आते जो संस्कृत जो भाषा है वो ज़्यादा महत्व की हो गई। एंड द लास्ट इज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बहुत सारे बिल्डिंग्स इस समय बनाई गई। राजाओं का जो एक प्रभुत्व था, राजाओं की जो महानता है वो इस समय भी मेनली मंदिरों में ही देखी जाती थी, इसलिए बहुत बड़े बड़े मंदिर इस समय में बनाए गए। जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है, भुवनेश्वर के मंदिर है, पुरी मंदिर है, इस तरह के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इस समय करवाया गया। एलोरा की गुफाएं हैं, बहुत सारे तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो इस समय बनाई गई। तो आर्ट और आर्किटेक्चर के मामले में भी मेडिवल पीरियड और मेनली ये जो नॉर्दर्न जो रूलर थे जिसमें काफ़ी आगे थे। दिस वाज all about of your this chapter, and now we will see in the next chapter. So goodbye beta.